नमस्कार एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जुडिशल रिव्यू क्या होता है उसे समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को समझिए इस तरीके से कि जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस कौन सी होती हैं? एक होती है लेजिस्लेटिव, यानी कि जो लेजिस्लेचर लॉ बना रही है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच। देन उसके बाद होती है एग्जीक्यूटिव, जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव हो गई। और फिर उसके बाद आती है जुडिशरी, जो उन लॉज को रिव्यू करती है या फिर इंटरप्रिटेट करती है। अगर कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है तो उसे वो नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। तो ये काम करती है आपकी जुडिशरी। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये तीनों ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं और कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के फंक्शन में जो है एनक्रोचमेंट नहीं करेगा। बट जुडिशल रिव्यू की पावर कहती है कि जुडिशरी को अगर लगता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांच है वो अपने एरिया से बाहर जा रही है और एनक्रोचमेंट कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा बाहर जा रही है, तो ऐसे केस में जुडिशरी इंटरफेयर करती है और वो भी जो भी पावर है उसका जुडिशल रिव्यू करती है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है उसको वो नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। तो ये थी आपकी जुडिशल रिव्यू का सिंपल सा मीनिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे जुडिशल रिव्यू में देखिए, ये कहता है कि ये अल्टीमेट पावर होती है जुडिशरी की रिव्यू करना और डिटरमाइन करना जो भी लॉ है उसकी वैलिडिटी को। और ये सिस्टम इंडिया में गवर्न होता है एक प्रिंसिपल से जिसका नाम है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इंडिया 2 प्रोसेस को फॉलो करता है, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहता है कि जो भी प्रोसीजर लॉ में दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। अगर वो लॉ के हिसाब से आपने वो काम नहीं किया, लॉ में जो प्रोसीजर दिया है उस हिसाब से वो काम आपने नहीं किया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि जो लॉ आपने बनाया है वो लॉ भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। पहला जो डॉक्ट्रिन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो लॉ की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि लॉ चाहे कैसा भी हो आपको उसी के अनुरूप काम करना है। लेकिन जो दूसरी डॉक्ट्रिन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो कहती है कि आपका लॉ भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। तो ये 2 डॉक्ट्रिन है जो इंडिया फॉलो कर रहा है। पहले इंडिया सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करता था, लेकिन अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंडिया फॉलो करता है। तो ये दोनों डॉक्ट्रिन आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन जुडिशरी है उसके पास ये पावर है कि वो एग्जामिन कर सके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म के एक्शंस को और ये इंश्योर कर सके कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वॉइड होगा। उसके बाद जो जुडिशल रिव्यू है उसके मेनली 2 फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? कि जो भी एक्शन गवर्नमेंट कर रही है उसको लेजिटिमेट करना और वो लेजिटिमेट होने चाहिए। और दूसरा है कि वो प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट के एनक्रोचमेंट को, कि गवर्नमेंट कहीं अपनी पावर से ज़्यादा इस्तेमाल ना करने लग जाए और जिससे लोगों की जो भी राइट्स हैं, जो भी आर्बिट्री एक्शंस है गवर्नमेंट वो ले सकती है, तो उसको करने से रोकता है जुडिशल रिव्यू के तहत। आगे हम हिस्ट्री में देखते हैं कि ये जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आखिरकार आया कहाँ से है। तो हमें ये तो पता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया है, वहीं से जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में आया है। तो जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दरअसल आया था 1803 में मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस से। मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कांग्रेस अपनी लिमिट से बाहर जाती है तो उसको और कोई लॉ बनाती है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पर भी अगर इंडिया में एग्जांपल देखें तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट से बाहर जा रहा है, वो उसके पावर में ही नहीं था, लेकिन फिर भी कोई ऐसा लॉ बनाया तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो कि
जो भी सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को इम्पीच कर रहा है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी उस लॉ का और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है रादर देन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। हालांकि ब्रिटेन हम पर राज कर रहा था उस समय, हमने जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम ब्रिटेन से ज़्यादातर चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया, चाहे वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हो चाहे कोई भी हो। बट अगर जुडिशियल रिव्यू या जुडिशरी की बात करते हैं तो ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो वहाँ पर वहाँ की जुडिशरी जो है उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो यहाँ पर अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है इंडिया में तो उसको जो है जुडिशरी नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर। यूँ तो आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न मिल जाएंगे जो कि जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे होंगे। यहाँ ये बात कर रहे होंगे कि सेंटर और स्टेट के पास उनकी पावर्स बटी हुई हैं, वो अपने अपने दायरे में रहकर काम करते हैं। 3 लिस्ट दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उस लिस्ट में आपके जो है बता रखे हैं कि कौन से विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू के क्लासिफिकेशन देखने होंगे कि रिव्यू हम लेजिस्लेटिव एक्शंस का करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, उस लेजिस्लेटिव एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का, यानी एग्जीक्यूटिव ने कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करते समय, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को एनफोर्समेंट करते समय, अपनी पावर का एक्सरसाइज करते समय कोई आर्बिट्री पावर कर दी तो उस समय भी हम जो है जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस जो आए जुडिशियल रिव्यू में, बैंक नेशनलाइजेशन का केस हो, आरसी कूपर जिसको कहते हैं, मिनर्वा मिल्स का केस हो और गोलकनाथ का केस हो, तो इसमें हमने जुडिशियल डिसीजंस ये देखे जो जुडिशियल रिव्यू के जो डॉक्ट्रिन है उसको बताते हैं। अब यहाँ देखते हैं आर्टिकल जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो कि इंडिया में बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रवीन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन करता है तो वो वॉइड होगा। अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 और 26 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देते हैं कि किसी भी केस में अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं या फिर उनका एनक्रोचमेंट हो रहा है तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, जहां पर रिट पिटीशन जो है 5 तरह की रिट पिटीशन जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो कौन सी, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो और सर्सरी और प्रोहिबिशो, ये 5 तरह की रिट पिटीशंस हैं जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपकी जारी करती है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट के केस में वो किसी और भी लॉ के लिए कर सकती है। देन आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। प्रेसिडेंट को अगर किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर एडवाइस दे सकती है। देन आर्टिकल 372 बात करता है कि जितने भी लॉ इंडिया के टेरिटरी के अंदर बनाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, वो अल्टर किए जा सकते हैं, रिपील किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा और जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा। फिर उसके बाद आर्टिकल 131 और 136 तक ये कहते हैं कि कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी मैटर इंडिविजुअल से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड या 2 स्टेट से रिलेटेड या यूनियन से रिलेटेड, वो कोर्ट उसको एडजुडिकेट करेगी कोई भी डिस्प्यूट इनमें होता है तो। और कोर्ट जो है यहाँ पर उनका सारी कोर्ट ऑफ लैंड जो है इंटरप्रिटेट भी करेगी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको। यहाँ पर हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू को इवॉल्व करने के लिए कुछ केसेस आए और वो बहुत ही लैंडमार्क केसेस है। अगर आप जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड अपना आंसर लिख रहे हैं तो इन केसेस को ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहला केस आता है शंकरी प्रसाद का केस। तो जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसी फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1951 में। तो यहाँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरी पावर है कि वो आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दे रखे हैं उनको भी अमेंड कर सकती है। उस वाले केस को चैलेंज किया गया सज्जन सिंह के केस में, और सज्जन सिंह के केस में अपने फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के अंडर किया जाएगा वो कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर होगा। उसके बाद गोलकनाथ का केस आता है। गोलकनाथ के केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 368 में
फंडामेंटल राइट को आप जो है सिटीजन से नहीं ले सकते, उनका अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है केशवानंद भारती का केस, जो कि वन ऑफ द लैंडमार्क केस था। इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट हो, आप जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है सब कुछ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। देन उसके बाद आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस 1975 का, जहां पर कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए पार्लियामेंट चाहे कोई भी लॉ बना ले वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर नहीं होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट केस और ये था जुडिशियल रिव्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा।